हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम के अंतर्गत सेकेंड यूनिट का पहला पार्ट रासायनिक आबंध पढ़ाने जा रहे हैं। इस रासायनिक आबंध के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध सिद्धांत, अतिव्यापन। ठीक है, तो हम रासायनिक बंध के बारे में, रासायनिक बंध होता क्या चीज है? रासायनिक बंध मतलब किसी अणु में दो परमाणुओं के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? रासायनिक बंध कहते हैं। किसी अणु में दो परमाणुओं के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण बल को रासायनिक बंध कहते हैं। ये रासायनिक बंध जो होते हैं, रासायनिक बंध अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। अलग अलग प्रकार के, पहला जो होता है वो होता है विद्युत संयोजक बंध, दूसरा होता है सहसंयोजक बंध, और तीसरा होता है उपसह संयोजक बंध। ये तीन प्रकार के बंध बनते हैं, एक विद्युत संयोजक बंध, एक सहसंयोजक बंध और अगला होता है उपसह संयोजक बंध। ये तीन, तो विद्युत संयोजक बंध क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनने वाले बंध को हम कहते हैं विद्युत संयोजक बंध। जब इलेक्ट्रॉनों के मध्य आदान प्रदान होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? विद्युत संयोजक बंध कहते हैं। दूसरा होता है सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध क्या होता है? दो परमाणुओं के मध्य कार्य करने वाले बंध को क्या कहेंगे? सहसंयोजक बंध। और तीसरा जो होता है उपसहसंयोजक बंध होता है। उपसहसंयोजक बंध का मतलब होता है यदि कोई एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करके रासायनिक बंध बना लेता है तो इस प्रकार के बंध को हम क्या कहते हैं? उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास तीन प्रकार के रासायनिक बंध संभव है। एक होता है विद्युत संयोजक बंध जो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनता है, दूसरा सहसंयोजक बंध जो दो परमाणुओं के मध्य आपसी सहभाजन यानी साझेदारी से बनता है, और तीसरा होता है उपसहसंयोजक बंध जो कि एक परमाणु इलेक्ट्रॉन दान करता है और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तब ऐसे स्थिति में बनने वाले यानी इलेक्ट्रॉन युग्म के दान करने से बना हुआ बंध जो होता है वह क्या कहलाएगा? उपसहसंयोजक बंध कहलाएगा। अब हम सहसंयोजक बंध के बारे में फिर पढ़ते हैं। तो सहसंयोजक बंध मैंने अभी बताया, किसी अणु में दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से या आपसी सहभाजन से बनने वाले बंध को हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो सहसंयोजक बंध एकल बंध भी हो सकता है, द्विबंध भी हो सकता है और बहुबंध मतलब त्रिबंध भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे कि एग्जांपल के रूप में हम क्लोरीन अणु की बात करते हैं। क्लोरीन अणु का मतलब Cl2 की बात करते हैं। हमको मालूम है एक Cl परमाणु में के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा परमाणु क्लोरीन का लिए इसके भी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे?
7 इलेक्ट्रॉन। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर लेंगे, एक दूसरे के साथ साझा कर लेंगे, तब ये Cl2 अणु का निर्माण करते। तो कैसे, Cl बॉन्ड Cl हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ये 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो गया। तो इस प्रकार हमारे पास में क्या बन गया, Cl2 बन गया। तो Cl2 में दोनों ही क्लोरीन परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं, इसलिए इसमें केवल एक बंध बन रहा है, तो इसको एकल सहसंयोजक बंध कहेंगे। ये ऐसा क्यों संभव होता है, हमको मालूम है अनेक वैज्ञानिक हुए थे, जिसके अंतर्गत लुईस हो गया, कोसले हो गया, लैंगमुर हो गया। इन्होंने एक अपना सिद्धांत दिया था जिसको अष्टक सिद्धांत कहते हैं। इस अष्टक सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, कोई भी परमाणु अपना 72 कोष पूर्ण करने के लिए, मतलब 72 कोष में अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, अष्टक पूर्ण होता है 2 8 18 32, तो अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर लेते हैं और बंध बना लेते हैं। तो इस प्रकार क्लोरीन के अष्टक पूरा हो गए 1 2 3 4 5 6 7, और 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसका भी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी दोनों ही परमाणु जब आपस में साझा कर लेते हैं तब दोनों ही परमाणु का अष्टक क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। इस प्रकार दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंध बनाते हैं, इसलिए इसको एकल सहसंयोजक बंध कहेंगे। इसी प्रकार ऑक्सीजन परमाणु की बात करते हैं। ऑक्सीजन परमाणु के 72 कोष में ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है, तो 2 और क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 कर दिए। दूसरा ऑक्सीजन परमाणु 1 2 3 4 5 6 हो गया, इसका भी। अब यहाँ पर ये दोनों परमाणु यदि क्या करते हैं, आपसी साझेदारी कर लेते हैं ऐसा, तब इनका अष्टक पूरा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसको इसी पैटर्न में ले ले, O और O, यहाँ पर एक 4 हो गए ऐसे, 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, ये जो इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ दोनों का, तो इनके दोनों इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से 2 बंध बन रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, द्विसहसंयोजक बंध। इसी प्रकार नाइट्रोजन अणु में क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध बनते हैं, 5, ये 3 इलेक्ट्रॉन आपस में साझा कर लेंगे, तो ये 6 और 2 8, इससे अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार यहाँ पर क्या बन रहा है, N2, यहाँ पर क्या बन रहा है, O2, तो ये यहाँ पर एकल बंध बन रहा है, यहाँ पर द्विबंध बन रहा है, यहाँ पर त्रिबंध बन रहा है। तो इस प्रकार ये सहसंयोजक बंध जो हो सकता है, एकल सहसंयोजक हो सकता है, द्विसहसंयोजक हो सकता है और त्रिसहसंयोजक बंध बन सकता है। तो ये होता है सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध को बनने के लिए या सहसंयोजक बंध कैसे बनता है, इसको स्पष्ट करने के लिए एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, जिसको सहसंयोजक बंध सिद्धांत कहते हैं। इस सहसंयोजक बंध सिद्धांत को सबसे पहले सन 1927 में हिटलर तथा लंदन ने दिया था। जबकि इसको सन 1931 में पॉलिंग तथा स्लेटर नामक वैज्ञानिक ने आधुनिक रूप में प्रतिपादित किया था। किसको, सहसंयोजक बंध सिद्धांत को। तो हम लिख सकते हैं सहसंयोजक बंध सिद्धांत को सन 1927 में हिटलर तथा लंदन ने दिया, जिसे सन 1931 में पॉलिंग तथा स्लेटर ने आधुनिक रूप में प्रतिपादित किया। इसके अनुसार इसकी मूलभूत अवधारणा होती है। पहली अवधारणा, सहसंयोजक बंध का निर्माण 2 परमाणु ऑर्बिटलों के परस्पर अतिव्यापन से होता है। समझ में आ गया। पहला पॉइंट है सहसंयोजक बंध का निर्माण
दो परमाणु ऑर्बिटलों के परस्पर अतिव्यापन से होता है। इसका दूसरा पॉइंट होता है सहसंयोजक बंध के निर्माण में भाग लेने वाले ऑर्बिटलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का होना आवश्यक होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब जैसे हमारे पास में एक ऑर्बिटल है, अगर इसके पास एक एक ऐसे इलेक्ट्रॉन है तो ये बंध बनाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी बना सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन बना सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन बना सकता है। लेकिन अगर मान लो ये ऐसे युग्मित हो जाए तो ये बंध नहीं बना सकते। ये अगर ये अयुग्मित है बाकी युग्मित है तो ये बंध बना सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि सहसंयोजक बंध के निर्माण में भाग लेने के लिए किसी भी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का होना आवश्यक होता है। दूसरा चीज इसमें तीसरा पॉइंट हो सकता है, और ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जब आपस में बंध बनाते हैं तो बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत होने का मतलब है अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेशन करता है तो दूसरे का रोटेशन क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, तब ही सहसंयोजक बंध का निर्माण हो सकता है। जैसे यहां पर ये इलेक्ट्रॉन बंध बनाएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज, यहां पर एंटी क्लॉकवाइज, यहां पर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अगला पॉइंट हो सकता है किसी ऑर्बिटल में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही बंधों का निर्माण होगा। जैसे मान लो एक ऑर्बिटल है, इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो केवल एक बंध बना सकता है। अगर इसमें दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये दो बंध बना सकता है। अगर तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये तीन बंध बना सकता है। मतलब किसी भी ऑर्बिटल में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या बनेंगे, बंध का निर्माण होगा। तीसरी चीज सहसंयोजक बंध जो होता है वह अतिव्यापन की मात्रा पर निर्भर करता है। अतिव्यापन की मात्रा पर निर्भर करता है मतलब अतिव्यापन जितना अधिक होगा उतना ही अधिक दृढ़ तथा प्रबल बंध बनता है। अगर मान लो दो परमाणु ऑर्बिटलों के मध्य जो ऐसे अतिव्यापन होता है तो उसमें सिग्मा बंध बनेगा, या सिग्मा बंध जो होता है प्रबल बंध होता है। तो क्या होता है, ये अतिव्यापन की मात्रा पर निर्भर करेगा। अतिव्यापन जितना प्रबल होगा उतना ही बंध भी प्रबल होगा, यानी अतिव्यापन की शक्ति जितनी अधिक होगी बंध की दृढ़ता भी उतनी ही अधिक होती है। तो ये होता है हमारे पास में सहसंयोजक बंध सिद्धांत। और यहां पर एक शब्द आया अतिव्यापन। तो ये अतिव्यापन क्या होता है, अतिव्यापन क्या होगा, सिंपल सी बात है। अतिव्यापन मतलब होता है दो परमाणु ऑर्बिटल जब आपस में एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, समाविष्ट हो जाते हैं या समा जाते हैं, तब इस प्रकार की घटना को हम क्या कहते हैं, अतिव्यापन कहते हैं। ये अतिव्यापन जो होता है वो तीन प्रकार का हो सकता है। पहला होता है एस अतिव्यापन, दूसरा होता है SP अतिव्यापन, और तीसरा होता है PP अतिव्यापन। ये तीन प्रकार का अतिव्यापन होता है, SS अतिव्यापन, SP अतिव्यापन और PP अतिव्यापन। हम पहले देखें SS अतिव्यापन। हम पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि S ऑर्बिटल का आकार कैसे होता है, राउंड शेप्ड होता है। राउंड शेप्ड होता है मतलब इसकी संपूर्ण ऊर्जा जो होती है उसके केंद्र में निहित होगी। जब एक S ऑर्बिटल दूसरे S ऑर्बिटल के साथ में साझा कर लेगा तब ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये बंध बना लेंगे और बंध बना करके फिर एक दूसरे में विलुप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये साझा से यहाँ पर एक जुड़ा, ये एक जुड़ा, यहाँ पर सहसंयोजक बंध का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार ये जो हमारे पास में अतिव्यापन हुआ वो SS अतिव्यापन हुआ। SS अतिव्यापन को एग्जांपल से दे सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s1 होगा। तो एक हाइड्रोजन परमाणु
का s ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के s ऑर्बिटल के साथ में अतिव्यापित कर लेगा तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक एच और यहाँ पर क्या हो गया, एक एच हो गया। यहाँ पर एस एस कॉम्बिनेशन हुआ, फिर ये दोनों के बीच विलोपित हो जाएंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से H और H दोनों आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये किसके कारण हुआ, एस एस अतिव्यापन के कारण हाइड्रोजन अणु का निर्माण होता है। H2 अणु का निर्माण जो होता है वह एस एस अतिव्यापन के द्वारा होता है। दूसरा होता है sp अतिव्यापन। sp अतिव्यापन क्या होगा, जब एक s ऑर्बिटल लगभग समान ऊर्जा व आकार के दूसरे p ऑर्बिटल के साथ में अतिव्यापित होता है तो इस घटना को हम sp अतिव्यापन कहते हैं। sp अतिव्यापन में एक s ऑर्बिटल जो कि राउंड शेप होता है और एक p ऑर्बिटल जो कि डंबल शेप होता है, ये दोनों आपस में अतिव्यापित होंगे तो ये यहाँ पर ऐसा जुड़ जाएंगे। एक हो गया S और दूसरा हो गया P। अब यहां से ये लोप हो जाएगा इसका, तो क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से S और P ऑर्बिटल आपस में जुड़ गए तो इस प्रकार ये क्या हो गया, sp अतिव्यापन हो गया। जैसे एग्जाम्पल के रूप में HCl अणु का जो निर्माण होता है वह sp अतिव्यापन के द्वारा होता है। अब वो कैसे होगा, देखो हमारे पास मालूम है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s1 हो जाएगा। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरा ले लेते हैं हम Cl, Cl का परमाणु क्रमांक 17 होता है तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। अब इसको ऑर्बिटल में लास्ट वाला ऑर्बिटल भर देता हूं, ये हो गया 3s, ये पूरा भरा हुआ है और यहां पर आ जाएगा 3p में 5 है, 1 2 3 4 और ये 5, ये एक बचा। यहां पर मैं इसको थोड़ा सा यहां बना देते हैं। ये क्या करेगा, अपोजिट रोटेशन में इसके साथ में अतिव्यापित हो जाएगा। जैसे यहां पर हुआ, यहां पर एक H और दूसरा H, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, ये अपोजिट, ये बना करके यहां पर बन गया H2। उसी प्रकार यहां पर क्या बन गया, ये H हो गया और ये Cl हो गया, आपस में HCl अणु का निर्माण हो गया। तो HCl अणु का निर्माण में क्या हुआ, H ऑर्बिटल का H का हाइड्रोजन परमाणु का S ऑर्बिटल और क्लोरीन का एक P ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापित हुआ, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, sp अतिव्यापन। उसी प्रकार तीसरा हमारे पास में होता है pp अतिव्यापन। pp अतिव्यापन क्या होगा, जैसे हमने पहले कहा कि एक p ऑर्बिटल दूसरे p ऑर्बिटल के साथ जब अतिव्यापित होता है तो उसको हम कहते हैं pp अतिव्यापन। तो pp अतिव्यापन में एक p ऑर्बिटल जो कि डंबल शेप होता है, दूसरा p ऑर्बिटल भी क्या होगा, डंबल शेप होगा, ये दोनों आपस में जुड़ गए तो यहाँ पर ये अपने अक्ष वाले भाग से जुड़े हुए हैं और यहाँ इस प्रकार ये P हो गया और ये P हो गया तो ये हो गया pp अतिव्यापन। जब ये आपस में जुड़ेंगे तो यहाँ पर ये इस प्रकार ये P और ये P आपस में जुड़ करके क्या बना लेते हैं, pp अतिव्यापन। तो pp अतिव्यापन, इसको pp अक्षीय अतिव्यापन कहते हैं। तो pp अतिव्यापन जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है अक्षीय pp अतिव्यापन और दूसरा होता है सहपारस्मीय pp अतिव्यापन। अक्षीय pp अतिव्यापन में क्या होगा, एक p ऑर्बिटल दूसरे p ऑर्बिटल के अक्ष वाले भाग से सिग्मा बंध द्वारा जुड़ करके अतिव्यापित हो जाता है। तो इस घटना को अक्षीय pp अतिव्यापन कहते हैं, जैसे ये हुआ है। तो अक्षीय pp अतिव्यापन, जैसे हमारे पास में क्लोरीन परमाणु ले लेते हैं तो क्लोरीन परमाणु के 72 कोष में एक p ऑर्बिटल का लास्ट वाला, जैसे हम लिए Cl17 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। यहाँ पर तीसरा ऑर्बिटल को हमने भर दिए, ये हो जाएगा 3s, इधर छोड़ दी, इसके पास 2 है और इसके पास में 5 है, 1 2 3
4 और क्या हो गया 5। इसका एक p ऑर्बिटल यहाँ पर px py और pz ये 3p था, ये एक क्या है यहाँ पर अयुग्मित है। उसी प्रकार दूसरे Cl का भी परमाणु क्रमांक वही होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3s और यहाँ पर क्या होगा ये 3p में ये दोनों भरे हुए हैं, और यहाँ पर ये px py और pz ये z का एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, इसको हम अपोजिट चक्रण दे देते हैं, वामावर्त चक्रण दे दिए। अब यहाँ का एक क्लॉकवाइज रोटेशन वाला इलेक्ट्रॉन और एक इसका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन वाला इलेक्ट्रॉन आपस में अतिव्यापित करेंगे और Cl कॉम्बिनेट होकर के जुड़ करके Cl2 अणु का निर्माण कर लेंगे। तो इस प्रकार Cl2 अणु का जो निर्माण होता है वह किसके द्वारा हो रहा है, pp अक्षीय अतिव्यापन के द्वारा होता है। इसको मैंने बताया था दो भागों में, एक क्या होगा pp अक्षीय अतिव्यापन और दूसरा होता है pp सह पार्श्वीय अतिव्यापन। तो अब हम दूसरा देखते हैं pp सह पार्श्वीय अतिव्यापन या पार्श्ववर्ती अतिव्यापन भी कहते हैं। pp पार्श्ववर्ती या सह पार्श्वीय अतिव्यापन में क्या होगा, जब दो p ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे के साथ अपने फूले हुए भाग से, फूले हुए लोब से क्या होते हैं, अतिव्यापित होते हैं। तो इस प्रकार अतिव्यापन को हम pp सह पारस्वीय अतिव्यापन कहते हैं, और pp सह पारस्वीय अतिव्यापन में पाई बंध का निर्माण होता है। मैंने इसके पहले बताया pp अक्षीय अतिव्यापन में सिग्मा बंध बनता है, जबकि pp सह पारस्वीय अतिव्यापन में पाई बंध का निर्माण होता है। इसमें मैं बताना भूल गया था, आपको बता दूं, SS अतिव्यापन में भी सिग्मा बंध बनेगा, sp अतिव्यापन में भी सिग्मा बंध बनेगा, जबकि pp अक्षीय अतिव्यापन में सिग्मा, जबकि pp सह पारस्वीय अतिव्यापन में पाई बंध का निर्माण होता है। तो pp सह पारस्वीय पाई बंध कैसे बनेगा, ये एक p ऑर्बिटल हो गया और ये एक p ऑर्बिटल, दोनों अपने ये फूले हुए भाग से क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ऐसा जुड़ गए और जुड़ करके यहाँ पर पाई बंध का निर्माण होता है। जब ये ऑर्बिटल आपस में जुड़ जाते हैं तब एक यहाँ पर नोडल तल का निर्माण हो जाता है, और यहां पर जो बना इसको हम बोलते हैं नोडल तल। ये नोडल तल बना। तो इस प्रकार आपस में जब जुड़ गए तो इस जुड़ने की घटना को ही हम क्या कहेंगे, pp सह पारस्वीय अतिव्यापन कहते हैं। जैसे pp अतिव्यापन का निर्माण जो होता है ऑक्सीजन अणु में हो सकता है, नाइट्रोजन अणु में हो सकता है। नाइट्रोजन अणु में दो क्या होंगे, पाई बंध का निर्माण होता है, जबकि एक सिग्मा बंध का निर्माण होता है। ऑक्सीजन में एक सिग्मा बंध और एक पाई बंध का निर्माण होगा, क्योंकि मैंने अभी जस्ट अतिव्यापन में बताया था ऑक्सीजन अणु में दो बंध बनते हैं, जबकि नाइट्रोजन अणु में 3 सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। कैसे ऑक्सीजन में, मैं बता दूं आपको, देखिए ऑक्सीजन वो परमाणु क्रमांक इसका 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 और 2p4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण दर्शा देते हैं। यहां पर 1s हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया। यहां पर देख रहे होंगे आप 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसके पहले मैंने बताया सहसंयोजक बंध के निर्माण में भाग लेने के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, और जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतने सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है या निर्माण होता है। ये कौन कहता है, सहसंयोजक बंध सिद्धांत कहता है। तो यहाँ पर ये एक ऑक्सीजन हो गया, दूसरे ऑक्सीजन अणु का निर्माण हम करेंगे तो इसका भी 8 ही होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रकार ये 1s और ये 2s ऑलरेडी भरा हुआ है,
अब यहां पर हम ले रहे हैं, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका चक्रण जब ये क्या करते हैं, कॉम्बिनेट मतलब अतिव्यापित होते हैं, तो चक्रण इनका बदल जाता है। एक क्लॉकवाइज होता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो दोनों को एंटी क्लॉकवाइज ले लेंगे। तो यहाँ पर ये जो है, चूंकि ये px, py और pz हो गया, ये भी एक दूसरे के साथ में कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, सिग्मा बॉन्ड। लेकिन ये वाला जो होता है, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड होगा। कैसे, देखो ये हमारे पास में एक हो गया और ये लेंगे, ये तो ऑलरेडी हमारे पास में, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका पूरा भरा हुआ है 2। तो यहां पर दूसरा ये वाला जब कनेक्ट होगा तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, यहां पर ये, ठीक है। तो यहां पर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, ये साझा कर लिए, और ये जो है ये भी एक क्या कर लेते हैं, बंद बना लेते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो इस प्रकार O2 अणु में एक सिग्मा और एक पाई बंध बनता है। तो जो सिग्मा बंध बनता है वो अक्षीय अतिव्यापन से बनता है, और जो पाई बंध का निर्माण होता है वो PP सहपारस्वी अतिव्यापन से होता है। इस प्रकार यहाँ पर O और O आपस में मिल करके O2 अणु का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार अतिव्यापन, SS अतिव्यापन, SP अतिव्यापन और PP अतिव्यापन, चूंकि यहाँ पर ये 2 शब्द आए हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है सिग्मा बंध या पाई बंध किसे कहते हैं समझाइए, या कभी कभी उसमें डिफरेंस लिखने के लिए आ जाता है, अंतर लिखने के लिए आ जाता है। तब आपको याद होना चाहिए सिग्मा बंध क्या होता है, 2 परमाणु ऑर्बिटलों के अक्षीय अतिव्यापन से बनने वाले बंध को सिग्मा बंध कहते हैं, जबकि 2 परमाणु ऑर्बिटलों के सहपारस्वी अतिव्यापन से बनने वाले बंध को पाई बंध कहते हैं। सिग्मा बंध जो होता है वह प्रबल बंध होता है, जबकि पाई बंध जो होता है वह दुर्बल बंध होता है। सिग्मा बंध जो होता है वह पाई बंध के पहले बनता है, जबकि पाई बंध जो होता है वह सिग्मा बंध बनने के बाद बनता है। अगली चीज होती है सिग्मा बंध की बंधन ऊर्जा 200 से 400 किलो जूल होती है, जबकि पाई बंध की बंधन ऊर्जा केवल 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होती है। तो इस प्रकार हम सिग्मा बंध पाई बंध में अंतर लिख सकते हैं। सहसंयोजक बंध क्या है, उदाहरण देकर के लिख सकते हैं। सहसंयोजक बंध सिद्धांत आता है तो सहसंयोजक बंध सिद्धांत लिख सकते हो। तो सहसंयोजक बंध सिद्धांत को किसने दिया था, समझ में आ गया ना। सहसंयोजक बंध सिद्धांत को सर्वप्रथम हिटलर तथा लंदन ने सन 1927 में दिया था। उसके बाद में सन 1931 में पॉलिंग तथा स्लेटर ने प्रतिपादित किया था। सन को आपको याद रखना। अतिव्यापन, अतिव्यापन मैंने 3 प्रकार के बताया, इसमें PP अतिव्यापन के 2 प्रकार, PP अक्षीय अतिव्यापन और PP सहपारस्वी अतिव्यापन। तो यहां तक के शायद समझ सकता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।